सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोबेबली लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और थ्योरी ऑफ बल्ब्स के रिलेटेड जो भी फिजिक्स है रिलेटेड टू हीटिंग एस्पेक्ट और एनर्जी कंजप्शन, वो सारी चीजें बेटा जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इस क्लास का दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक बेसिक सा सर्किट यहां पे बनाऊंगा। दिस इज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर और एक बैटरी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस सर्किट में। इस बैटरी का जो ईएमएफ या वोल्टेज है दैट इज वी, और ये बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी दैट इज आई। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक सर्किट। तो बेटा जहां तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ताल्लुक है, सवाल है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक सर्किट में जो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ यूजुअली हम कहते हैं बैटरी को, जो बेसिकली एनर्जी सप्लाई करती है। क्योंकि मैंने जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक सर्किट में बेसिकली दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट होता है जो एनर्जी सप्लाई करेगा और एक एलिमेंट होता है जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, यूज करेगा। इन एलिमेंट्स को जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे बैटरी हमारे पास सेल्स होती हैं, इनको हम एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और जो एलिमेंट्स हमारे कंज्यूम करते हैं इस एनर्जी को, इनको हम पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वो बेसिकली वो एनर्जी है जो इस सोर्स ऑफ ईएमएफ को सप्लाई करनी है, ताकि ये जो सर्किट है इसमें एक करंट मेंटेन हो जाए, एंड दैट करंट इज आई। और यू कैन से लाइक दिस, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए करंट आई इन दिस गिवन सर्किट, the amount of energy that has to be supplied by this source of EMF, that amount of energy is called as electrical energy. तो आप सिंपल टर्मिनोलॉजी में सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी सप्लाई कौन करता है? वो एनर्जी सप्लाई बैटरी करती है। उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस एनर्जी से एक सर्किट में करंट मेंटेन रहे, या जो बैटरी या जो सेल एनर्जी सप्लाई करती है ताकि एक सर्किट में ओवरऑल जो करंट मेंटेन रहे, उस एनर्जी को हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइन। तो बेटा अगर मैथमेटिकली आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा कि ये जो बैटरी है इसने कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है, इसने कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि इस सर्किट में करंट आई मेंटेन रहे, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैथमेटिकली दिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ द बैटरी मल्टीप्लाई बाय द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। सिंपली आप याद रखिए, Q इज द चार्ज, इफ Q इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी and V is the potential difference at which this battery supplied this charge, then the product of this charge and potential difference is called as electrical energy. This product will give you the magnitude of that electrical energy. तो पहली बात क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को सप्लाई करनी पड़ती है। क्यों? ताकि एक सर्किट में करंट मेंटेन रहे, या आप कह सकते हो एनर्जी सप्लाई करने के बदले आप कह सकते हो वर्क डन। एक सोर्स ऑफ एनर्जी कितनी वर्क, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को कितनी वर्क करनी पड़ती है ताकि ये चार्ज सप्लाई कर सके, ताकि ये करंट मेंटेन कर सके एक सर्किट में, उस एनर्जी को कहते हैं बेटा, या उस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको देखना होगा कि कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को, बैटरी को, या कितनी एनर्जी सप्लाई करता है ये, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये चार्ज कितना सप्लाई करता है और किस पोटेंशियल डिफरेंस पे ये चार्ज इसने सप्लाई किया है। दोनों का प्रोडक्ट जो होता है दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइन।
इसके बाद ये बेसिक इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को हम इसके बहुत सारे फॉर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है जो आपकी करंट होती है, दैट करंट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, और यू कैन से दिस चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। अब इसको इस इक्वेशन में यूज करिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक और फॉर्मूला आपके पास आएगी, तो क्यू के बदले IT आएगा, तो ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगी वो बनेगी V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट एंड T इज द टाइम फॉर विच दिस करंट हैज बीन मेंटेन्ड इन द सर्किट। तो अगर आपको देखना होगा कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, यहाँ पे ये एनर्जी सप्लाई करने का काम बैटरी का है और एनर्जी कंज्यूम करने का काम रेजिस्टर का है। दोनों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसको वर्क करनी पड़ती है ताकि एनर्जी सप्लाई करे, और वही एनर्जी जो है यहाँ पे यूज होती है। तो अगर आपको देखना है इसने कितनी एनर्जी सप्लाई की है या यहाँ पे कितनी एनर्जी यूज हुई है, एज्यूमिंग दैट देयर आर नो लॉसेस, तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन है। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है इस बैटरी की, करंट कितनी मेंटेन हुई है और कितने टाइम के लिए करंट मेंटेन हुई है, तीनों का प्रोडक्ट आप निकालिए तो वहां से आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम, सो वी कैन राइट दिस E इज इक्वल टू, ये जो V है बेटा, V यूजिंग ओम्स लॉ, इस V के बदले हम IR लिख सकते हैं। हाँ, तो बचा क्या वहां पे I इंटू टी, तो बचा बेटा आपका I इंटू टी। तो आपकी एक और इक्वेशन बनेगी, दिस इज I इंटू आई इज आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी। सो दिस इज योर वन मोर इक्वेशन, दिस इज वन मोर इक्वेशन। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो। पर इसके लिए याद रखेंगे बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है ये हम यूजुअली सीरीज सर्किट में यूज करते हैं, सीरीज सर्किट, क्योंकि इसमें जो ये I आता है सीरीज सर्किट में बेटा, जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट्स में से सेम करंट पास होगी, इसीलिए उसको सीरीज सर्किट कहते हैं। तो अगर I का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के थ्रू सेम करंट पास हो रही है, तो उस सर्किट में अगर आपको देखना है टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी सप्लाई हुई है, तो इस वाली इक्वेशन से आप निकाल सकोगे। तो इसी इक्वेशन को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वी कैन राइट लाइक दिस, E इज इक्वल टू, ये जो I आ रहा है यहाँ पे ओम्स लॉ की इक्वेशन है, V इक्वल टू IR, तो I के बदले हम V बाय R लिख सकते हैं, तो I स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं V बाय R, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा इसका, और आएगा R और आएगा T। तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो बनेगा बेटा V स्क्वायर डिवाइड R स्क्वायर और एक R कैंसल, V स्क्वायर बाय R इंटू T। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो बेटा ये वाली इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर याद रखेंगे ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हम पैरेलल सर्किट में यूज करते हैं। दिस इज यूजुअली यूज्ड इन अ पैरेलल सर्किट। क्यों? पैरेलल सर्किट कौन सा सर्किट है? जहां पे आपके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और जब डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना अक्रॉस ईच एलिमेंट, वो सेम होती है। So if V is constant, V is same across each element, then you want to find out the energy supplied या energy consumption, electrical energy कितनी consume या use हुई है उस सर्किट में किसी भी एलिमेंट में, इस फॉर्मूला से बेटा आप निकाल सकते हो। So these are actually different formulas, this formula number 1, number 2, number 3, number 4. So ये सारी फॉर्मूलाज हम डिफरेंट जगहों पे यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है वो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब चलो इलेक्ट्रिकल पावर को देखते हैं। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर की जो डेफिनेशन है वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही आएगी। इलेक्ट्रिकल पावर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हाट इज द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ। एक होता है एनर्जी, दूसरा होता है रेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है कितने टाइम में, उसको रेट कहते हैं। तो जब आप रेट की बात करेंगे कि ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये इसकी जो एनर्जी सप्लाइंग रेट है वो कितनी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो ये सर्किट है, इस सर्किट में ये करंट मेंटेन करने के लिए इस सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो बैटरी लगी है, इसको वर्क करनी है या इसको एनर्जी सप्लाई करनी है।
एनर्जी कितनी सप्लाई करेगा, वर्क कितनी करेगा ताकि करंट मेंटेन रहे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी सप्लाई करेगा किस रेट पे करेगा उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ सो एज टू मेंटेन द करंट इन द गिवन सर्किट। और आप कह सकते हो दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन द करंट इन द गिवन सर्किट, वी कॉल दैट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, ये सप्लाई करेगा ये कंज्यूम करेगा, इसकी एनर्जी कंजप्शन की रेट कितनी होगी, एनर्जी कंजप्शन कितनी होगी इन ए गिवन टाइम इंटरवल, उसको भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वी डिनोट दिस इलेक्ट्रिकल पावर बाय पी। सो दिस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that is electrical energy supplied in a given time interval or electrical energy consumed in a given time interval। ठीक है, so this is the definition of electrical power। तो अभी हमने देखा ये जो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अभी बहुत सारी इक्वेशंस हमने देखी। तो एक इक्वेशन हमने देखा बेटा Q इंटू वी, E की जो बेसिक इक्वेशन दैट इज चार्ज सप्लाइड मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द दिस बैटरी। तो डिवाइड जब हम करेंगे बेटा T, तो ये बनेगा Q बाई T जो है दिस बिकम्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट, रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, ये बनेगी बेटा करंट इनटू V, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो बेसिक इक्वेशन आ जाती है इलेक्ट्रिकल पावर की इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो ये आ जाती है आपकी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो अगर आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है एक सर्किट में कितना है, कितने, व्हाट इज द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, आप सिंपली क्या करेंगे, यू मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड द करंट। सर्किट में करंट कितनी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो इसमें बैटरी लगी है उसकी पोटेंशियल है, उसका ईएमएफ कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज योर इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम, इसके बदले ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V, ओम्स लॉ यूज कर लो, V के बदले हम लिख सकते हैं IR। ठीक है, तो इनटू V के बदले IR लिखा इनटू I। ठीक, सो ये बनेगा बेटा I स्क्वायर R। सो दिस इज वन मोर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। पर याद रखेंगे ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में बेटा इलेक्ट्रिकल करंट आ जाती है I, तो ये वाली इक्वेशन आप यूजुअली करेंगे यूज फॉर सीरीज सर्किट। ठीक है, अगर डिफरेंट एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है तो वहां पे पावर कंजप्शन हर एक एलिमेंट में कितना होगा वो इस वाली इक्वेशन से हम निकालते हैं। और अगर आपके पास पैरेलल सर्किट है, डिफरेंट एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, P इज इक्वल टू I के बदले हम लिखेंगे V बाय R का होल स्क्वायर, बिकॉज ओम्स लॉ के हिसाब से I का वैल्यू V बाय R आएगा, स्क्वायर ऐसे रहेगा इनटू R, तो ये बनेगा V स्क्वायर बाय R। ये आपकी आ गई एक और इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आती है, ये हम यूज करते हैं पैरेलल सर्किट में। अगर आपको देखना होगा कि अगर कोई एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स पैरेलल्स में कनेक्टेड है, तो आपको देखना है कि किस एलिमेंट में कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, तो बेटा वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकेंगे। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर्स के जो यूनिट्स हैं बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो तो जूल आएगा, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और पावर का जो एसआई यूनिट है दैट इज वाट, दैट इज जूल पर सेकेंड, वी कॉल दैट वाट। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे यूनिट की। याद रखिए बेटा यूनिट, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है दैट इज जूल, दैट इज जूल। ठीक है, इसका जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कॉमर्शियल यूनिट दैट इज किलोवाट, किलोवाट आवर। ठीक है, एंड 1 किलोवाट आवर जो है दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है 10 रेज पावर 3 दैट इज 1000 वाट, और आवर जो होता है दैट इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतने जूल्स 1 किलोवाट, दिस इज जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, बट दिस एनर्जी हैज वन मोर यूनिट, इसको हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं, और वो है किलोवाट आवर। अगर आप 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो किलोवाट के बदले 1000 वाट लिखा, आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 2 3, दिस इज 3.6 into 10 raised power 6 joules, or you can say this is 3.6 mega joules,
Mega is 10 raised power 6 joules. So 1 kilowatt hour is 3.6 in megajoules. 3.6 into 10 raised power 6 joules. ठीक है. So these are the units of electrical energy. अब जो पावर है, पावर का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वाट. वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर एंड 1 वाट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. अगर आपकी एनर्जी सप्लाई 1 जूल 1 सेकंड में हो रही है तो इसका मतलब आपका जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज 1 वाट. ठीक है. 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट. 1000 वाट दैट इज 1000 जूल 10 raised power 3 जूल पर सेकेंड. ठीक है. तो ऐसा यूनिट ऑफ जो पावर का है दैट इज वाट और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज जूल. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट्स. अब देखो बेटा, इसी के साथ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के साथ हम पढ़ेंगे जूल्स इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट. तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है बेसिकली? अगर ये रेजिस्टर है आपका एक और ये बैटरी है, ये बेसिक सा सर्किट है, पोटेंशियल V है, तो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R है, तो करंट I पास हो रही है इस रेजिस्टर के थ्रू. तो बेटा जूल्स हीटिंग इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब एक रेजिस्टर के थ्रू करंट पास होती है तो करंट पास होने से उस रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट. आप ये कह सकते हो कि हियर in a resistor electrical energy is converted into heat energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली एनर्जी सप्लाई की है इस बैटरी ने, सोर्स ऑफ ईएमएफ ने, इन द फॉर्म ऑफ करंट. और जब ये करंट रेजिस्टर के थ्रू पास होती है दिस करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में. इसको हम जूल्स इफेक्ट कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट. अब बेसिक जो लॉजिक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है एक्चुअली कि जब करंट पास होती है रेजिस्टर में, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ठीक ठाक होती है तो होता क्या है बेसिकली, करंट का पास होने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इस रेजिस्टर में तो यहां ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अपोजिशन होगी. मैंने आपको रेजिस्टेंस के बेसिक डेफिनेशन में पढ़ाया है कि रेजिस्टेंस का असली मतलब है कोलिजन होना. तो जब इलेक्ट्रॉन्स, ये बैटरी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट. और जब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस रेजिस्टर के थ्रू पास होंगे तो वहां पे बहुत सारे कोलिजन्स होंगे बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. उन कोलिजन से क्या होता है बेसिकली, उन कोलिजन से इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है हीटिंग में, हीट एनर्जी में. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होंगे बहुत सारे एटम्स या आयंस के साथ, जो एटम्स या आयंस इस रेजिस्टर में प्रेजेंट है, जब यहां से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो यहां पे कोलिजन्स होंगे. तो कोलिजन के टाइम पे क्या होता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग में, वो कन्वर्ट हीट में हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी. तो यही लॉजिक है, यही हम कहते हैं, हम बेसिकली सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में. तो इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं. तो इसका लॉजिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, क्योंकि करंट है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी और उसको वो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है, बैटरी. तो जब वो रेजिस्टर के थ्रू पास होते हैं तो रेजिस्टर में बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के विद द एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर. तो वहां पे इन कोलिजन्स की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी. तो ये जो रेजिस्टर है ये हीट अप हो जाता है. सो दिस फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी की कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. अब इसके लिए एक लॉ है, उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ. वी कॉल दैट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. तो वो कहता है हमें इस लॉ के हिसाब से, अगर इफ H इज द हीट प्रोड्यूस्ड, अगर मान लो एक रेजिस्टर में H है हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट होगी प्रोड्यूस. अब ये तो हमने अंडरस्टैंड किया कि जब रेजिस्टर के थ्रू करंट पास होती है तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है.
So if we assume that H is the heat produced, तो Joule's heating effect कहता है हमें that this H heat produced is directly proportional to the square of current. इस रेजिस्टर के थ्रू करंट कितनी पास होगी, लेट अस सपोज दैट इज I, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस करंट. Number one. Number two is this heat produced is directly proportional to the resistance of this resistor. जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इस रेजिस्टर की उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में. सो मोर रेजिस्टेंस मींस मोर हीट. तीसरा फैक्टर है दिस हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच दिस करंट इज मेंटेन्ड इन द सर्किट. जितने टाइम के लिए करंट पास होगी इस रेजिस्टर के थ्रू उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ये तो ऑब्वियस है. तो इन बेटा तीनों पैरामीटर्स को मिला के हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 आ जाता है. तो एक इक्वेशन बन जाती है दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. तो यहां से हम इस इक्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक रेजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी. उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड करंट. इस रेजिस्टर के थ्रू करंट कितनी पास हो रही है, वी नीड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड वी नीड टाइम. तो इस इक्वेशन के बदले हम लिख सकते हैं वी कैन कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये बनेगा बेटा V स्क्वायर बाय R इंटू टी. तो जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फॉर्मूला दिखाई. So these equations, this equation is known as Joule's law of heating effect. ठीक है, शाबाश. अब देखो बेटा, अब मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं. नीट एग्जाम के लिहाज से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता है. और इसको हम कहते हैं बेटा, वी कॉल दिस एज थ्योरी ऑफ बल्ब्स. थ्योरी ऑफ बल्ब्स. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसमें सिखाने जा रहा हूं. आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो. सबसे पहले बेटा, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाएंगे, आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, आप मार्केट से लाएंगे, तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे आप देखेंगे एक तो लिखा होता है पावर का वैल्यू, एक लिखा होता है वोल्टेज का वैल्यू. कोई भी डिवाइस आप मार्केट से लाएंगे, आपको हीटर लाना है, आपको बल्ब लाना है, आपको कोई और चीज लानी है, तो उस पे आप देखेंगे उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे, उस पे लिखा होता है, मार्क किया होता है कि इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेटेड पावर कितना है और रेटेड वोल्टेज कितनी है. जो उस पे लिखे होते हैं उसको हम कहते हैं बेटा रेटेड पावर. रेटेड पावर, और ये हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे P रेटेड. और उस पे जो वोल्टेज लिखी होती है उसको हम कहते हैं रेटेड वोल्टेज. रेटेड वोल्टेज, इसको हम डिनोट करेंगे V रेटेड से. ठीक है, मान लो आपने कोई बल्ब लाया, कोई बल्ब हमने लाया, दिस इज अ बल्ब, और इस बल्ब पे लिखा है, इस पे लिखा है 20 वाट 220 वोल्ट. ठीक है, तो इसका मतलब इस बल्ब की जो रेटेड वाटेज है, रेटेड पावर है, वो 20 वाट है, और इस बल्ब की जो रेटेड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है. तो मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब आपको ज्यादा से ज्यादा 20 वाट पावर दे सकता है. तो ज्यादा से ज्यादा इस बल्ब में 20 वाट पावर कंज्यूम हो सकता है, पर वो 20 वाट ये तब देगा जब आप इसको 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे. दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज विच आर एक्चुअली गिवन. कोई भी डिवाइस है आपके पास जो उस पर रेटेड वाटेज या रेटेड वोल्टेज होती है, दीज आर मैक्सिमम वैल्यूज. इसका मतलब होता है कि अगर इस बल्ब को आप कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट लाइन के साथ, तो इसमें जो पावर कंजप्शन होगा वो 20 वाट का होगा. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अगर आपने इस बल्ब को 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करी तो ये फ्यूज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये नहीं चलेगा. अगर आपने इस बल्ब को 220 वोल्ट से कम वोल्टेज सप्लाई कर ली, ये चलेगा, देयर विल बी नो इशू. पर उस वोल्टेज पे ये आपको 20 वाट का पावर नहीं दे पाएगा. समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजें हैं.
दो चीजें होती हैं आपके पास। एक होता है आपके पास सप्लाई, सप्लाई में आएगा बेटा आपका इनपुट वोल्टेज या वोल्टेज सप्लाई कितनी हो रही है। दूसरा होता है आपके पास रेटेड वोल्टेज। दीज आर टू थिंग्स। एक होता है इनपुट, आपके पास वोल्टेज कितनी अवेलेबल है। दूसरा होता है रेटेड वोल्टेज डिवाइस के लिए डिफाइन होता है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, उसकी रेटेड वोल्टेज कितनी है। मान लो हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास ऐसे मैं एक सर्किट बनाऊंगा। यहां पे इसको समझाने के लिए एक काम करेंगे हम बेटा। ये मान लो एक बल्ब है यहां पे, सो दिस इज अ बल्ब, ठीक है। तो ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी। ये जो बल्ब है इसकी जो रेटेड वोल्टेज है वी रेटेड, लेट अस सपोज दैट इज 10 वाट। सॉरी, रेटेड वोल्टेज जो है लेट अस सपोज दैट इज 200 वोल्ट, और रेटेड पावर जो है पीआर लेट अस सपोज दैट इज 50 वाट। तो इसका क्या मतलब है, अगर इस बल्ब को आप 200 वोल्ट पे चलाएंगे, इसको 200 वोल्टेज सप्लाई करेंगे, तो ये 50 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। अब ये जो है ना, ये बैटरी आप कितनी वोल्टेज इसको सप्लाई करेंगे, दिस कॉल्ड सप्लाई, इसको सप्लाई कहते हैं या इसको इनपुट कहते हैं। बेटा ये जो 200 है ना, ये इस बल्ब के लिए लिमिट है। अगर यहां पे आपने 250 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो ये बल्ब जो है ये काम नहीं करेगा, ये सड़ जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लिमिट है ना, इसको 200 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। जब आप इसको एग्जैक्टली 200 वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ये 50 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब है इस बल्ब को इफेक्टिवली चलाने के लिए आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 200 से कम होनी चाहिए। मगर अगर आप ऑप्टिमम पावर चाहते हो, मैक्सिमम पावर चाहते हो, तो आपको बराबर सप्लाई करना पड़ेगा 200। आपकी जो इनपुट वोल्टेज है ना, वो इस वाले रेटेड वोल्टेज से कम होनी चाहिए। अगर आप सेफली चाहते हो कि ये बल्ब चले, देन योर इनपुट वोल्टेज शुड बी लेस और इक्वल टू वी रेटेड। ये बेसिकली कंडीशन है फॉर सेफली ऑपरेटिंग ए बल्ब। अगर आपकी इनपुट वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आएगी तो ये खराब हो जाएगा बल्ब। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम सप्लाई करे पावर, तो इनपुट वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम होनी चाहिए। अब अगर इससे कम है, अगर इसकी वोल्टेज इससे कम है, तो ये आपको, अगर मान लो यहां पे आपने 150 वोल्ट सप्लाई कर लिया है, पर यहां लिखा है 200 वोल्ट, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा, ये ऑपरेट हो जाएगा, पर ये आपको 550 वाट का पावर नहीं दे पाएगा, ये इससे कम पावर दे पाएगा, और वो पावर जो है वो निकालना पड़ेगा आपको इस वाली वोल्टेज से, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको, चलो मैंने कहा कि हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस की अपनी एक रेटेड पावर होता है और अपनी एक रेटेड वोल्टेज होती है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो कि इस डिवाइस की, इस बल्ब की, इस हीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, तो उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। पर दिस इज V रेटेड, दिस इज P रेटेड, ये याद रखेंगे बेटा। इसका मतलब है, मान लो ये आपके पास बल्ब है, यहां पे रेटेड वोल्टेज कितनी है 200, यहां पे रेटेड पावर कितना है 50 वाट। अगर मैं आपको बताऊंगा गिव मी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब, इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, तो ये फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से निकालते हैं, वो सप्लाई से, इनपुट से नहीं निकालते। तो इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी दैट इज V स्क्वायर बाई P। ये वही फॉर्मूला है बेसिकली, पावर इज V स्क्वायर बाय R। अब ये हमने उल्टा किया, R इज V स्क्वायर बाई P, पर दिस इज रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। तो रेटेड वोल्टेज यहाँ पे 200 है, तो आप लिखोगे 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड पावर है 50 वाट। तो ये बेटा इस इक्वेशन से आप इस बल्ब का जो है पावर निकाल सकते हो, सॉरी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से देख लो बेटा इसको। चलो बेटा एक बेसिक सा क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक बल्ब है हमारे पास, दिस इज अ बल्ब, और ये इनपुट सप्लाई है, वोल्टेज है। ये जो बल्ब है, लेट अस सपोज दिस इज
a 20 watt bulb, 20 watt, and you have to supply 200 volt. ये रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज बल्ब की दी है, क्योंकि हर एक बल्ब की अपनी अपनी रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर दिया होता है। बेटा ये जो है ना, ये बैटरी, लेट अस सपोज इस बैटरी का जो अभी जो हमने सप्लाई यहाँ पे इस बल्ब को दी है, लेट अस सपोज दैट इज 150 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या क्या निकालेंगे? नंबर 1, फाइंड, पहले आप निकालो इस बल्ब की रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल के दो। नंबर 2, इसके बाद हमें निकाल के दो पोटेंशियल, या आप हमें निकाल के दो ये जो बल्ब है, ये जो सर्किट है, करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कितनी करंट होगी। नंबर 3, पावर कंजप्शन बाय द बल्ब, ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिक एग्जांपल है ये। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस जो है दैट इज V स्क्वायर रेटेड डिवाइड बाई P रेटेड। रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से आपकी रेजिस्टेंस आएगी। तो रेटेड वोल्टेज कितनी है बेटा? रेटेड वोल्टेज है 200 वोल्ट, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई रेटेड पावर कितना है 20। जरा इसको सॉल्व करेंगे हम। 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, इसका वैल्यू निकालो। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा बेटा आपका 2000। सो 2000 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। निकली आपकी रेजिस्टेंस। इसके बाद करंट कितनी है सर्किट में? तो करंट के लिए आप क्या करेंगे, आप ओम्स लॉ यूज कीजिए, V इक्वल टू IR। यहां पे सप्लाई कितनी है 150, रेजिस्टेंस पता है अभी निकाला आपने, तो वहां से आपकी करंट आएगी। सो I विल बी इक्वल टू V बाय R। सो V वोल्टेज आपको लेनी है सप्लाई की, सो दैट इज 150 डिवाइड रेजिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी 2000। तो यहां से आप करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो क्या आएगा बेटा करंट का वैल्यू, जरा वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 2000। तो आपका जो आंसर आता है दैट इज 0.075 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये आपका करंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है पावर कंजप्शन कितनी हुई है इस सर्किट में। तो यहां निकालेंगे पावर कंजप्शन। तो पावर अगर आपको देखना तो बेसिक इक्वेशन है VI, पर कौन सी वोल्टेज लेंगे, ये वाली सप्लाई की वोल्टेज, और करंट जो है वो निकली है आपकी। सो दिस इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है 150 इंटू करंट का वैल्यू कितना है 0.075। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपकी पावर, वो आपका आ जाएगा पावर कंजप्शन। ठीक है बेटा, तो एक चीज याद रखेंगे, अगर आप यहां पे बराबर 150 के बदले 200 वोल्ट सप्लाई करेंगे, 200 वोल्ट, तब जाके जो इस में जो पावर कंजप्शन होगा वो 20 वाट का होगा। बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट यू कैन फेड टू दिस बल्ब, एंड दिस बल्ब कैन ऑपरेट एट द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 200, और जो मैक्सिमम पावर इसमें कंज्यूम होगा वो 20 वाट का होगा। ठीक है बेटा, आराम से देखो इसको। अब देखो बेटा, ये जो है, ये जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई ना रेजिस्टेंस की, दैट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली V स्क्वायर बाई P पर रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर। ठीक है, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको सिखाता हूं। तो यहां आप देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस, इफ रेटेड वोल्टेज इज कांस्टेंट, इंडिया में यूजुअली जो रेटेड वोल्टेज होती है ना, सप्लाई जो होती है दैट इज 220 वोल्ट। अगर मान लो हमारे पास 2 बल्ब्स है, ये हमारे पास बल्ब 1 है, दिस इज 1 बल्ब, एंड दिस इज सेकंड बल्ब नंबर 2। ठीक है, दोनों की जो रेटेड वोल्टेज है वो सेम है, दोनों सेम वोल्टेज पे जो है ऑपरेट करेंगे। इसका जो पावर है लेट अस सपोज दैट इज P1, और इसका जो रेटेड पावर है दैट इज P2। ठीक है,
तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर वी आर कांस्टेंट है, सेम है, तो इस इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं दैट द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो जिसका रेटेड पावर ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। मान लो अगर आपके पास ये 10 वाट का बल्ब है और ये 20 वाट का बल्ब है, दोनों की रेटेड वोल्टेज सेम है, तो बताओ रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? जिसका पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका पावर ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसका पावर ज्यादा है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस R2 है वो कम होगी कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइन। ये सिंपल सी बात है कि जिसका रेटेड पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होती है कम। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन ऐसे होता है कि अगर आपके पास दो बल्ब्स हैं और दोनों बल्ब्स को आपने सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे तो कौन सा बल्ब जो है ब्राइटेस्ट लाइट आपको देगा? फिर अगर आप दोनों बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कौन सा बल्ब आपको ज्यादा लाइट देगा? तो ऐसे देखो बेटा, ये मान लो यही एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, तो ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे। हमारे पास दो बल्ब्स हैं, वी हैव बल्ब फर्स्ट एंड वी हैव बल्ब सेकेंड। ठीक है, तो वी रेटेड जो है वो दोनों की सेम है। ये जो बल्ब फर्स्ट है ये मान लो 10 वाट का है और बल्ब सेकंड जो है ये 20 वाट का है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद नंबर 1, पहली बात, यहां पे जो है पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब इज लेस देन पावर ऑफ सेकंड बल्ब। ये मैं रेटेड पावर की बात कर रहा हूं। तो रेटेड पावर फर्स्ट बल्ब का कम है, सेकंड बल्ब का ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, जो रेजिस्टेंस पहले बल्ब की होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बल्ब। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। इसके बाद जो ब्राइटनेस होती है, यहां पे मैं लिखूंगा जो ब्राइटनेस होती है कि कौन कितना ब्राइट लाइट आपको देगा, कौन कितना ज्यादा, कौन सा बल्ब कितना ब्राइट होगा, कितना ब्राइट दिखेगा। इसका मतलब है, ब्राइटनेस का मतलब है हीट प्रोड्यूस किस बल्ब में ज्यादा होगी, कौन से बल्ब में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अगर कोई बल्ब ज्यादा ब्राइट है तो इसका मतलब इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई है। तो ब्राइटनेस का जो मतलब है दैट इज एक्चुअली I²RT, या आप कह सकते हैं ब्राइटनेस का मतलब है हीट प्रोड्यूस्ड। कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा, इसका मतलब है किस बल्ब में हीट प्रोड्यूस्ड ज्यादा होगी। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा बेटा, अगर सीरीज है, सीरीज सर्किट में हीट प्रोड्यूस्ड हम कौन सी इक्वेशन से निकालते हैं? I²RT, इसी इक्वेशन से। नंबर सेकंड, अगर पैरेलल सर्किट होगा, पैरेलल सर्किट में हम हीट प्रोड्यूस किस इक्वेशन से निकालते हैं? V²R, इसी इक्वेशन से निकालते हैं ना बेटा। तो हमारा एक्चुअली जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि अगर मैं इन दोनों बल्ब्स को कनेक्ट करूंगा सीरीज में, दोनों बल्ब्स को कनेक्ट करूंगा सीरीज में, तो ब्राइटेस्ट, दोनों बल्ब्स में से ब्राइटेस्ट कौन होगा? तो आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस, मैंने कहा ब्राइटनेस का मतलब है हीट प्रोड्यूस्ड, तो आपको देखना है हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो हीट उसी में ज्यादा प्रोड्यूस होगी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी बेटा? रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी जिसका रेटेड पावर कम होगा। फिर से देखो, सीरीज की बात कर रहा हूं मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूं बेटा। सीरीज सर्किट में आप देखो, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मगर जो रेजिस्टेंस है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, बट दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। Therefore, सीरीज सर्किट में हीट प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। इसका क्या मतलब है? जिस बल्ब का रेटेड पावर ज्यादा होगा वो हीट कम देगा। मतलब अगर आपने 10 वाट और 20 वाट बल्ब को सीरीज सर्किट में इकट्ठे लगा दिया तो ज्यादा पावर जिसका होगा उसमें हीट प्रोड्यूस कम होगी, और जिसमें हीट प्रोड्यूस कम होगी वो कम ब्राइटनेस देगा। तो दोनों में से ज्यादा कौन आपको लाइट देगा? 10 वाट का बल्ब। तो सीरीज में अगर आप लगाएंगे ना बहुत सारे बल्ब्स, तो वही बल्ब आपको ज्यादा लाइट देगा जिसकी वाटनेस, जिसकी वाटेज, जिसका पावर, रेटेड पावर सबसे कम होगा। क्योंकि ये मैंने आपको यहां से प्रूव करके दिया। हीट
ब्राइटनेस बेसिकली होता है हीट प्रोड्यूस्ड, और सीरीज सर्किट में हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर. सो इफ यू कनेक्ट 10 watt bulb and 20 watt bulb in series circuit, 10 watt bulb will give you the brightest light. ठीक है, तो ये था सीरीज के लिए. अब अगर आप पैरेलल के लिए यही पॉइंट देखेंगे, पैरेलल सर्किट के लिए, तो पैरेलल में आप देखिए हीट प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, heat produced is inversely proportional to resistance, but this resistance is also inversely proportional to power, so this is inversely proportional to rated power. So इसका मतलब है heat produced is directly proportional to rated power. तो पैरेलल में जितना ज्यादा बल्ब का पावर होगा उतना वो उतनी उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उतना वो ब्राइट लाइट देगा. तो अगर आप जाएंगे 10 वाट बल्ब और 20 वाट बल्ब दोनों को पैरेलल सर्किट में लगा देंगे, पैरेलल्स में लगा देंगे एक सर्किट में, तो जो जिसकी वाटेज ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइट देगा. और जो हमारी हाउस होल्ड वायरिंग होती है, घर में जो वायरिंग होती है, घर में जो सर्किट होता है वो पैरेलल सर्किट होता है. इसीलिए अगर आप ज्यादा वाटेज का बल्ब लाओगे, 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब, जितना ज्यादा वाटेज होगी बल्ब की उतना वो लाइट जो है ज्यादा ब्राइटेस्ट देगा. अब अगर हमारी हाउस होल्ड वायरिंग सीरीज में होती तो वही बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा जिसकी वाटेज कम होगी. समझ आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्राइटनेस ऑफ ए गिवन बल्ब. अब देखो बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ये नीट में भी आया था शायद 1-2 साल पहले. ये मान लो आपका एक बल्ब है, वी हैव अ बल्ब इन ए गिवन सर्किट. ये बल्ब है और ये सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज. बेटा ये जो बल्ब है इसका जो रेटेड पावर है, लेट अस सपोज दिस इज ए 50 वाट बल्ब, और इसका जो रेटेड पावर है लेट अस सपोज दैट इज 220 वोल्ट. और आपने जो बैटरी लगाई ना यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज ए 300 वोल्ट बैटरी. तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या ये बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो है वो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है, तो ये फ्यूज होगा, ये खराब होगा, ये नहीं चलेगा. क्योंकि सप्लाई ज्यादा है रेटेड वोल्टेज से. ये बल्ब ज्यादा से ज्यादा इसको आप 220 वोल्ट सप्लाई कर सकते हो, तब जाके ये 50 वाट जो है एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो क्या करेंगे बेटा, अगर आप चाहते हो कि इसी बल्ब को आप यूज कर लो आराम से, तो क्या करना है, हम एक काम कर सकते हैं. इस बल्ब, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई ज्यादा है रेटेड वोल्टेज से. कितना ज्यादा है? 300 माइनस 220, 80 वोल्ट की सप्लाई ज्यादा आ रही है. तो हम क्या करेंगे, इसको चलाने के लिए हम एक रेजिस्टर जो है कनेक्ट करेंगे इन सीरीज विद दिस बल्ब. एक रेजिस्टर हमने लाया, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया इस बल्ब के साथ. अब क्या होगा, अब आधी वोल्टेज, इसमें से आधी वोल्टेज ये कंज्यूम करेगा और बाकी जो बचेगा वो बल्ब ले लेगा. पर हमारा क्वेश्चन है कि इस रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये जो है ये मैक्सिमम पावर जो है पावर कंज्यूम कर सके. और इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 50 वाट. और ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम तब करेगा जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या ये कितनी वोल्टेज लेगा? 220. तो इसका मतलब है 300 में से 220 ये लेना चाहिए, और बाकी बचा जो 300 माइनस 220, 80 वोल्ट, वो 80 वोल्ट ये रेजिस्टर लेना चाहिए. फिर से देखो बेटा, क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर सो दैट दिस बल्ब ऑपरेट्स विद द मैक्सिमम इंटेंसिटी. मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब है कि ये बल्ब जो है मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर सके, और ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम तब कर सकता है जब 220 वोल्ट की सप्लाई हम डालेंगे. पर प्रॉब्लम है हमारी यहाँ 300 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसीलिए हमने एक रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया. तो ये सीरीज वाला रेजिस्टर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज बचती है 220, इसको चाहिए, बचता है 80 वोल्ट, वो यहाँ ये रेजिस्टर के अक्रॉस जो है रेजिस्टर लेगा. वो वोल्टेज जो है वो रेजिस्टर में बेटा पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? 80. बाकी कितना बचेगा? 220. तो वो ये लेगा, तो फिर ये आपको जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी से रन होगा. तो आपको इस रेजिस्टर, ये जो आपको सीरीज में रेजिस्टर लगाना है इस बल्ब के साथ, ताकि ये बल्ब खराब ना हो जाए, ये बल्ब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ आराम से चले, खराब ना हो जाए, उसके लिए रेजिस्टर कनेक्ट करना है. ये रेजिस्टर का क्या मकसद है, ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यही लेगा.
तो आपको इस रेजिस्टेंस की का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप काम कर लो बेटा, ये जो बल्ब है अगर आपको इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, तो कैसे निकालेंगे, दैट इज V स्क्वायर बाय P, रेटेड वोल्टेज बाय रेटेड पावर, सो दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। ठीक है, तो बेटा ये आएगी इस बल्ब की आपकी रेजिस्टेंस। फाइन। इसके बाद बेटा इस अगर आप देखेंगे इस सर्किट में करंट कितनी होगी, तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हो पावर इक्वल टू VI। ये वाली आप इक्वेशन यूज कर सकते हो बल्ब के लिए, क्योंकि बल्ब जो है कितना पावर कंज्यूम करेगा, 50 वाट, और बल्ब की वोल्टेज जो है वो कितनी रहेगी, 220 वोल्ट। बाकी जो आप सप्लाई बल्ब के लिए देखो, बल्ब के लिए हम बेटा ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी बल्ब जो है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पे ऑपरेट होने जा रहा है, तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज रहेगी 220, तो बल्ब की का जो पावर है वो 50 है, तो बल्ब के थ्रू करंट कितनी पास होगी वो इस इक्वेशन से निकालो। सो पावर का वैल्यू दे दो 50, सो वोल्टेज है 220, तो I का वैल्यू आएगा, सो I विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 220। ठीक है, तो ये इतनी करंट बेटा यहां से पास होगी, इतनी करंट पास होगी। अब आपका आया वैल्यू आ गया है। अब आप ओम्स लॉ इस रेजिस्टर के लिए यूज कर लो, तो इस यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट इज V इक्वल टू IR। अब करंट कितनी पास होगी, इतनी ही, उसका वैल्यू आपने निकाला है। और V वोल्टेज, इसके अक्रॉस आपको कितनी वोल्टेज देनी है, अगर ये 300 है 220 तो लेगा ये, बचा 80, तो इसके अक्रॉस 80 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे V का ये आप रेजिस्टर के लिए यूज करोगे, ये वाली इक्वेशन है ओम्स लॉ। तो V का वैल्यू 80 क्यों, क्योंकि 80 ही बचता है, 300 में से 220 तो इसको देना है, बाकी बचा 80 इज इक्वल टू I का वैल्यू अभी आपने निकाला है, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 220 इंटू R। फिर बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप रेजिस्टर का वैल्यू निकालो। समझ आ रहा है? तो फिर से देखो, हमारा क्वेश्चन था कि आप चाहते हो बल्ब मैक्सिमम वाटेज पे ऑपरेट करे, कितने हमें कौन सा रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज। तो पहली बात है कि सीरीज में क्यों रखना है बेटा, सीरीज में रखेंगे तभी ये चल पाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली बल्ब को लगाओगे तो बल्ब की वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज 220 और इनपुट है 300, तो ये नहीं चल पाएगा, खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे 80 वोल्ट की सप्लाई एक्स्ट्रा है, तो वो 80 वोल्ट आपको किसी को देना है, तो उसके लिए एक रेजिस्टर आप लगाओ यहाँ पे सीरीज में। तो 80 वोल्ट की वोल्टेज आपको रेजिस्टर लेगा, पर उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले यहाँ पे करंट देखो सर्किट में, वो करंट इस इक्वेशन से निकालो इस बल्ब के लिए। तो करंट जब आएगी फिर ओम्स लॉ यहाँ देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ओम्स लॉ यूज करके आप बेटा इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो। समझ आ रहा है? अब इन केस अगर आप चाहते हो कि चलो इसका मान लो 50 वाट है, पर आप नहीं चाहते हो कि ये 50 वाट पे चले, आप चाहते हो ये 30 वाट पे चले, ठीक है, तो फिर आपको इसका वैल्यू निकालना, फिर यही करना बेटा, यहाँ पे आपको पावर के बदले 30 वाट देना, फिर इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। फाइन। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ बल्ब्स। चलो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूं इसमें। बल्ब्स इन सीरीज, अगर बहुत सारे बल्ब्स आपके सीरीज में होंगे, ये मान लो बल्ब फर्स्ट है, दिस इज बल्ब सेकेंड, दिस इज बल्ब थर्ड एंड सो ऑन, ये बहुत सारे बल्ब सीरीज में है, सेम करंट पास हो रही है हर एक बल्ब में, सो दिस इज अ सीरीज सर्किट। चलो रेटेड वोल्टेज हम सबकी मानेंगे सेम, इसकी रेटेड वोल्टेज भी V है, इसकी भी V है, इसकी भी V है, इसका रेटेड पावर है P1, इसका रेटेड पावर है P2, इसका रेटेड पावर है P3, ठीक है। और जो सप्लाई वोल्टेज है लेट अस सपोज दैट इज V डैश। हमारा जो क्वेश्चन है, तो पहली बात अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की देखनी है, तो आप इसकी पहले रेजिस्टेंस निकालोगे R1, फिर इसकी R2, फिर इसकी R3, और जो टोटल रेजिस्टेंस होगी R इक्विवेलेंट वो होगा बराबर बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में है तीनों, इसी इक्वेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। अगर आपको बेटा इक्विवेलेंट पावर निकालना है, आप इक्विवेलेंट पावर, तो देखो बेटा ये इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो तीनों सीरीज में है, तो ऐड होगी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इक्विवेलेंट पावर कंजप्शन, टोटल पावर कंजप्शन इस सर्किट में कितना हो जाए, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप बेटा,
ये जो R इक्विवेलेंट है, आप R1 के बदले आप लिख सकते हो V स्क्वायर बाई P1, क्योंकि इसी तरह किसी भी बल्ब के रेजिस्टेंस ऐसे ही निकालते हैं। प्लस R2 के बदले लिखोगे V स्क्वायर बाई P2, R3 के बदले लिखोगे V स्क्वायर बाई P3। ठीक है, ये V कॉमन आएगा, सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। ठीक है बेटा, तो ये स्क्वायर डिवाइड कर लो, तो R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। So this will be equal to 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3। अब देखो ये बेटा यहाँ पे this is total resistance, this is total voltage। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट बाई V जो है this will be equal to, इसका जो वैल्यू है वो आएगा बेटा टोटल पावर। ये टोटल पावर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बदले आप लिख सकते हो P इक्विवेलेंट टोटल पावर इन द सर्किट। सो सॉरी, ये आएगा, ये उल्टा है ना, तो हमारा जो है V स्क्वायर बाय R होता है P। अब R डिवाइड बाई V स्क्वायर हो गया ना बेटा 1 बाई इक्विवेलेंट पावर, तो किसके बराबर निकलेगा, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। तो ये आपकी आ गई पावर की इक्वेशन। तो अगर देखनी है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो इस इक्वेशन से निकालोगे, अगर देखना है टोटल पावर कंजप्शन इन द सर्किट तो वो इस इक्वेशन से निकालोगे। मान लो अगर ये 5 वाट का बल्ब है, ये 10 वाट का, ये 15 वाट का है, तो टोटल पावर कंजप्शन कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो वहां से आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो दीज आर बल्ब्स इन सीरीज। ये अगर बल्ब सीरीज में है, तो यही सीरीज में एक और चीज याद रखो कि अगर आपको टाइम कैलकुलेशन करनी है, मान लो आपके पास 2 हीटर्स हैं, हीटर फर्स्ट है और हीटर सेकेंड है। ठीक है, और हीटर फास्ट जो है ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करवाता है इन टाइम T1। अगर आप इसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को हीटर 2 से बॉईल करवाओगे तो ये टाइम T2 में बॉईल करवाता है। अब अगर आप दोनों हीटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे, फिर इसी वाटर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करवाओगे, तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको जो टाइम लगेगा बेटा सीरीज में वो लगेगा T1 प्लस T2। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर से अंडरस्टैंड कर लो, अगर आपके पास कोई हीटर है, बॉयलर है, तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करवाता है, बॉयल करवाता है इन टाइम T1 मिनट्स, T1 सेकेंड्स। दूसरा बॉयलर है वो इसी वाटर को बॉयल करवाता है T2 मिनट्स। अब अगर आप दोनों बॉयलर्स को कनेक्ट करोगे सीरीज में तो कितना टाइम लगेगा, तो याद रखेंगे टाइम लगेगा बेटा T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये तो था सीरीज की बात है। अब देखो अगर आप इन्हीं 2 हीटर्स को कनेक्ट करोगे पैरेलल में तो फिर कितना टाइम लगेगा, फिर जो टाइम लगेगा वो इस इक्वेशन से निकालना है, 1/T1 प्लस 1/T2। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, T1 is the time taken by heater first and T2 is the time taken by heater second। ये आप पैरेलल के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करोगे और सीरीज के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, सीरीज में टोटल टाइम ज्यादा लगता है अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे, और पैरेलल में टाइम का वैल्यू जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो बेटा चलो ये तो हो गया हीटर्स का इसी के साथ। अब इस पे वापस आते हैं, दिस वाज बल्ब्स इन सीरीज। अब अगर आपके पास बल्ब्स इन पैरेलल होंगे, सीरीज के बदले पैरेलल्स में होंगे, पैरेलल में, तो ये मान लो एक बल्ब ऐसे है, दिस इज अ बल्ब, दिस इज वन मोर बल्ब एंड दिस इज वन मोर बल्ब। ठीक है, तो ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, सो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। ठीक है बेटा, तो हर एक की वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज सेम है, पावर डिफरेंट है, इसका पावर P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 और R3 का वैल्यू कैसे आएगा, R1 का वैल्यू होगा बेटा बराबर V स्क्वायर बाई P1, R2 का वैल्यू का V स्क्वायर बाई P2, R3 का वैल्यू V स्क्वायर बाई P3। तो अगर आप इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालो इस इक्वेशन से, और अगर आप पावर निकालना चाहोगे, टोटल पावर कंजप्शन कितना होगा, वो बेटा आएगा बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। इस इक्वेशन को अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो R1 का वैल्यू V स्क्वायर बाई P दे दो, V स्क्वायर बाई P1, इसका V स्क्वायर बाई P2, इसका V स्क्वायर, फिर सॉल्व कर लो तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये बेटा
पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऐड होता है पर पावर्स का डायरेक्टली ऐड होता है, और सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंसेस का डायरेक्टली ऐड होता है और रेसिप्रोकल ऑफ द पावर जो है वो होता है ऐड। फाइन, शाबाश। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड थ्योरी ऑफ बल्ब्स। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। इस पे आप बेटा बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो एक्सप्लोरर से। आई होप कि यू कैन सॉल्व देम। तो विद दिस लेक्चर आई गेस हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक एस्पेक्ट्स थे, वो मैंने सारे जो है डिस्कस किए हैं बेटा। अब आप इसको एक बार रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो और कोशिश कर लो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर लो। तो मैंने ज्यादातर जो है इन लेक्चर्स में ख्याल 12th बोर्ड का रखा है। बड़े डिटेल में हर एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये हर एक टॉपिक में इन्वॉल्व होता है उसको मैंने बेटा एक्सप्लेन किया है। तो मैंने अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई है पर मैंने ज्यादा फोकस जो किया है वो कॉन्सेप्ट पे किया, और कॉन्सेप्ट पे जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स थी या जो भी रिसेंटली एग्जाम्स में आई थी उन प्रॉब्लम्स को जो है मैंने साथ साथ आपको करा दिया। अब आपकी बारी है, आप बेटा इन लेक्चर्स को फिर से देखो, कॉन्सेप्ट्स को फिर से अंडरस्टैंड कर लो और जो प्रॉब्लम्स हैं, बाकी प्रॉब्लम्स जो है उनको बेटा सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खाली प्रॉब्लम्स दिखाने बैठ गया तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और जो है हमारा जो बाकी पोर्शन अभी बचा है सिलेबस का वो फिर कंप्लीट नहीं होगा। तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है अभी सिलेबस कवर हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पूरे अंडरस्टैंड कर ले, इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर पे आएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यू आर डूइंग एट योर होम्स, यू आर वॉचिंग दीज लेक्चर्स। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर लो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।